लास्ट टाइम जो है हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट्स का कह रहे थे, पाइपलाइनिंग की थी। उसके बाद हम लोगों ने सिक्वेंशियल सर्किट्स का देखा था कि सिक्वेंशियल सर्किट्स के बेसिक एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे जो है वो पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सिक्वेंशियल सर्किट्स यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली हर चीज़ हम सिग्नल की चेंज होने पे नहीं करते, हम किसी ना किसी चीज़ की बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिक्वेंशियल सर्किट्स का होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि वैल्यू स्टोर रखनी है हम लोगों ने। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनमें प्रीवियस वैल्यू जो है हमारे पास स्टोर है। तो इसके लिए जो है वो एग्जांपल मैंने काउंटर की दी थी कि काउंटर बेसिकली जो है वो उसमें प्रीवियस वैल्यू हमारे पास स्टोर रहेगी, तो हमें पता चलेगा कि अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 1 है तो उसके बाद 2 आएगा, तो 1 जो है वो स्टोर होना चाहिए कहीं हमारे पास। उसके बाद जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है उसमें कम्बिनेशन लॉजिक भी आती है, और जो है वो मेमोरी एलिमेंट भी आता है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन लॉजिक है। कम्बिनेशन लॉजिक जो है वो प्रीवियस वैल्यू पे और कोई इनपुट पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो ये इनपुट 1 है और जो प्रीवियस वैल्यू है वो लेट्स 0 से स्टार्ट होती है, तो ये दोनों ऐड हो गए मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाएंगे। फिर 1 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह जो है वो आगे चलता रहेगा। तो हमारे पास जो इन टर्म ऑफ मटेरियल वी नीड मेमोराइजिंग एलिमेंट आफ्टर सम कम्बिनेशन लॉजिक। तो ये कम्बिनेशन लॉजिक है और इसके बाद हमें एक मेमोराइजिंग एलिमेंट चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि बेसिकली हमारे पास मेमोरी एलिमेंट होता है और हमारे पास एक कम्बिनेशन लॉजिक होती है जिसपे हमारे पास कम्बिनेशन लॉजिक को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए होता है, और आउटपुट भी होती है। वो हम देखना है, आगे देखेंगे स्लाइड में कि वो किस तरह आती है। उसके बाद हमने लैचेस देखा। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में फ़र्क ये है कि लैच जो है वो लेवल पे लेवल ट्रिगर्ड होता है, यानी कि जब तक 1 आ रहा है या जब तक 0 आ रहा है तब तक वो 1 पे ही होता है बेसिकली लैच। तो जब तक 1 आ रहा है क्लॉक का तब तक वो आउटपुट इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफ़र करता रहेगा। और जो फ्लिप फ्लॉप है वो लेवल ट्रिगर नहीं होता, वो एज ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, तो वो एक एज पे जो है वो अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा, बाकी क्लॉक के कहीं भी वो अपनी वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। तो वो पॉजिटिव एज हो सकता है या नेगेटिव एज हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये फ्लिप फ्लॉप बनाने का तरीका ये है कि बेसिकली दो लैचेस जो है वो कनेक्ट होती है मास्टर स्लेव में। ठीक है, तो एक मास्टर होता है पहले वाला और दूसरा स्लेव होगा, जो कि मास्टर जो बात करेगा, जो वैल्यू देगा, स्लेव ने अगली क्लॉक यानी कि अगली एज पे या अगले लेवल पे उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा आउटपुट पे। ठीक है, तो मास्टर वैल्यू देगा और स्लेव आगे ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ये जो मास्टर से इधर आएगी वैल्यू, वो एक लेवल पे आएगी और उसके बाद यहाँ से दूसरे लेवल पे वो बात वैल्यू जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये बहुत हल्का सा नज़र आ रहा होगा कि पॉजिटिव एज पे जब ये पॉजिटिव रहेगा उस टाइम यहाँ पे क्लॉक पे 1 आ रहा होगा, तो ये जो डी पे वैल्यू होगी ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी क्योंकि ये ओपन है हमारे पास। ठीक है, फिर जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये वाला क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 0 आ रही होगी, ये इनेबल जो है ये 0 हो जाएगा। तो इनेबल 0 होगा तो वैल्यू आगे यहाँ से आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन आगे जो वैल्यू है वो स्टोर रहेगी हमारे पास। ठीक है, और ये वाला ओपन होगा, ये आगे वैल्यू ट्रांसफ़र कर देगा। तो पहले 1 यहाँ से इधर आया एक पॉजिटिव एज पे, फिर पॉजिटिव लेवल पे, और फिर जैसे ये एज आया तो इसने यहाँ से आगे ट्रांसफ़र कर दी। अब अगर हम इस डी को चेंज भी करें क्योंकि ये क्लोज है, इस वजह से ये वाली आउटपुट जो है वो आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इनपुट जो है आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उसके हमें फिर से एक नेगेटिव एज का वेट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव इसको करना हो तो नॉट यहाँ पे लगाएंगे और ये एज इट इज़
कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नॉट गेट हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पे लगाना है, तो हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये उसमें करके दिखाया। तो उसके बाद हमने ये डायग्राम जो है ये आप लोग को याद होनी चाहिए, ये मेन सिंक्रोनस सिस्टम की डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। इस सिंक्रोनस सिस्टम में हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हम आगे आने वाले सर्किट्स में ये तीनों को बनाएंगे, ठीक है। जिसमें पहला जो है हमारे पास स्टेट रेंज है, इसका काम खाली जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट वैल्यू आएगी उसको हर पॉजिटिव एज पे यहाँ पे सेव करना, ठीक है। तो इसको रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर जो है वो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को हम कंबाइन जब करते हैं तो वो एक रजिस्टर बनता है, और ये क्लॉक से कंट्रोल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है वो अगली क्या स्टेट होनी चाहिए वो डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। और वो दो चीज़ों पे डिफाइन कर रहा होता है, एक के अभी करंट स्टेट क्या आ रही है, ठीक है, और एक्सटर्नल इनपुट क्या है, ठीक है। इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा, तो वो नई वैल्यू देगा कि अब स्टेट रेंज से स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो 2 कर दो, तो वो 2 पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे यहाँ पे आ जाएगी। फिर जब 2 होगी तो वो एक्सटर्नल इनपुट को देखेगा और कहेगा अच्छा अब कोई लॉजिक हमने बनाई, लेट सपोज +1 करना है उसको, +1 3 कर देगा उसको, इसी तरह आगे चलता रहेगा हमारे पास। तो ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है वो हमारे सर्किट डिज़ाइन पे डिपेंड करी होती है कि हमने क्या रिक्वायरमेंट किया है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो होगा ये कम्बिनेशन लॉजिक होगी, ठीक है। ये कम्बिनेशन ये दो चीज़ों की कम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है कि क्या वैल्यू, और इसको क्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे आएगी, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे वो वैल्यू आगे ट्रांसफर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट लॉजिक है। आउटपुट लॉजिक जो है वो आउटपुट दिखाने के लिए होती है, और ये इस डायग्राम में तो ये एक्सटर्नल इनपुट पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड करे, ये स्टेट रेंज पे भी डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे मूर और मेले मशीन्स जो है इनमें ये डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें एक में इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है, एक में खाली आउटपुट इस पे डिपेंड कर रही है, स्टेट पे, ठीक है। तो करंट स्टेट पे एक में खाली डिपेंड कर रही होती है, एक में करंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। वो आगे हम जब सर्किट फाइनल स्टेट मशीन्स पढ़ेंगे उस उधर जो है वो आपको डिटेल में कराया जाएगा। फिर ये एग्जांपल की मॉर्निंग और इसको मैंने कह रहा है ये। अच्छा, फिर कोड डेवलपमेंट, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ये स्लाइड जो है नहीं की थी हम लोगों ने। अब हमने जो है वो कोड लिखा है अपने सिक्वेंशियल सर्किट्स का, तो सेपरेट मेमोरी कंपोनेंट्स चाहिए होगा हमें, जो कि वैल्यू स्टोर रखेगा। रीसेट की कम्बिनेशन लॉजिक चाहिए, ठीक है। जो कम्बिनेशन लॉजिक रीसेट के थ्रू सॉरी रीसेट जो है कम्बिनेशन लॉजिक के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स की। एक होता है रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, जिसमें हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होती है, शिफ्ट हो रही होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है नॉट हैविंग अ रेगुलर सीक्वेंस, तो हमारे पास सीक्वेंस रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। 1 के बाद 4 आ सकता है, 4 के बाद 2 आ सकता है, तो एक सीक्वेंस नहीं चल रही हमारे पास, ठीक है। और वो इनपुट पे भी डिपेंड किया जा सकता है कि इनपुट चेंज होने पे सीक्वेंस आपकी चेंज हो जाए। जिस तरह मैं कहूँ जी हमारे पास अप डाउन काउंटर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर उसकी इनपुट 1 देता हूँ तो अप काउंट करना शुरू कर देता है, इनपुट 0 देता हूँ तो वो डाउन काउंट करना शुरू कर देता है। तो अब उसकी सीक्वेंस कोई नहीं रही, ऑल्दो एक सीक्वेंस है लेकिन सीक्वेंस अब फिक्स नहीं है कि यही काम कर रहा है हमेशा उसमें, ठीक है। तो रेगुलर में खाली वो एक ही काम करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा, ये शिफ्ट इंक्रीमेंट शिफ्ट जो है वो इकट्ठे करता है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह के जो रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, रेगुलर सीक्वेंस नहीं होती, उसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हमें बनानी पड़ती है कि अगली सीक्वेंस क्या होगी, वो इनपुट और प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है। और वो जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है, अगली स्टेट क्या होनी चाहिए, वो कम्बिनेशन लॉजिक के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्ड करते हैं,
ठीक है, इसको कॉमनली बोला जाता है फाइनाइट स्टेट मशीन्स। सॉरी, आपके जितने भी प्रोसेसर्स या जितने भी सिस्टम्स हैं वो मोस्टली फाइनाइट स्टेट मशीन्स पे ही काम कर रहे हो। ये के बाद ये डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या आई हुई है, ठीक है, उसके बाद कुछ और स्टेट में जाके वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब है कि स्टेट्स बनी हुई है, स्टेट मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, तो हर स्टेट में जाके कोई एक रूल इम्प्लीमेंट होगा, जो एक चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी दो चीज़ों को ऐड करना है, तो एक स्टेट में जाके वो दो चीज़ें पहले फेच करेगा, फिर अगली स्टेट में जाके उन दो चीज़ों को ऐड करवाएगा, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स हो जाएंगे हमारे पास डिफरेंट। अब जो फाइनाइट स्टेट मशीन है, इसके एक और होता है फाइनाइट स्टेट मशीन विद डेटा पार्ट, डेटा पाथ बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन में तो स्टेट मशीन एक 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 लॉजिक के थ्रू जो है वो चलती जा रही है, उसमें डाटा कहीं भी नहीं है। यानी कि ये जो एडिशन वाली मैंने एग्जांपल दी थी वो फाइनाइट स्टेट मशीन की नहीं है, वो फाइनाइट स्टेट मशीन विद डाटा पाथ की है, के साथ डाटा भी आ रहा है आपका पास, आप डाटा को भी शो करवा रहे हो कि यार ये दो चीज़ें आ रही हैं, ये प्लस होंगी, फिर उसके बाद ये रिजल्ट होगा। तो जो फाइनाइट स्टेट मशीन है उसमें खाली कम्बिनेशन लॉजिक के थ्रू हमने बताना होता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है। जो रेगुलर सीक्वेंस, जो ये दूसरी वाली है हमारे पास तीसरा सर्किट है, सॉरी ये वाला, ये जो है इसमें फाइनाइट स्टेट मशीन भी होती है कि आपने इसके बाद ये यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, और उसके साथ साथ डाटा भी आ रहा होता है कि ये दो चीज़ें ऐड करवानी है, इसके रिजल्ट इस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव करवा दो एंड सो ऑन। तो ये तीन तरह के सर्किट्स होते हैं हमारे पास, रेगुलर जिसमें इंक्रीमेंट होता है सिर्फ, दूसरा फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती हैं जिनमें रेगुलर पैटर्न कोई नहीं होता, आपके पास पैटर्न जो है वो चेंज भी हो, सीक्वेंस जो है वो चेंज भी हो सकता है, उसमें नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है कम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू हमें बनानी होगी। तीसरा है जिसमें फाइनाइट स्टेट मशीन विद डाटा पाथ आ जाता है, जिसमें डाटा को भी लेके चलना है, जो कि सिक्वेंशियल सर्किट्स हैंडल करेंगे। और फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो कम्बिनेशनल लॉजिक और सिक्वेंशियल लॉजिक को कंबाइन करके बनाई जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने HDL कोड लिखना है फ्लिप फ्लॉप का और रजिस्टर का। तो सबसे पहले तो तीन तरह के हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स के। जो सबसे बेसिक एलिमेंट है, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मोस्टली डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ करते हैं, उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप या और भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके पास सर्किट में यूज़ हो रहे होते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर आ जाता है, और फिर हमारे पास रजिस्टर फाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में बताऊंगा कि ये क्या होता है। फिलहाल हम देखेंगे अच्छा डी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा। अच्छा, अब ये बता रहा है कि नो अदर सोल्यूशन देन यूजिंग ऑलवेज ब्लॉक, किसके लिए, सिक्वेंशियल सर्किट के लिए। जब भी आप सिक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे हमेशा ऑलवेज ब्लॉक के अंदर उसका कोड लिखना है, ठीक है, ये रूल है वेरीलॉग का। दूसरा रूल क्या है कि यूज ऑफ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ठीक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट के लिए ऑलवेज ब्लॉक के अंदर लिखना है और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट लगानी है। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो है वो इस तरह लगती है हमारे पास, ठीक है। वेरिएबल जिसमें वैल्यू डालनी है, ये वाला साइन लगाना है लेस देन इक्वल टू का, और फिर हमने जो भी एक्सप्रेशन P0 एंड P1 जो भी हमने करना है तो वो एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास। तो ये जो है वो एक रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो इनके लिए दो चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, नॉन ब्लॉकिंग का मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको, मज़ीद जो है वो आगे देखेंगे ये वो क्या होती है, ठीक है। और दूसरा ऑलवेज ब्लॉक के अंदर लगानी है। अब हम डी फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या होता है, और उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये तीन टाइप्स जो है वो लिखी हुई हैं कि
डी फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस रीसेट, विद सिंक्रोनस रीसेट और विद सिंक्रोनस इनेबल। ठीक है, इसमें जो लास्ट वाले में इसमें एसिंक्रोनस रीसेट एंड सिंक्रोनस इनेबल है। अच्छा, आप मुझे बताएं सिंक्रोनस रीसेट का किसी को मतलब पता है कि सिंक्रोनस का क्या मतलब है? नो सर। अच्छा, सिंक्रोनस का मतलब है कि क्लॉक पे डिपेंड कर रहा है, और एसिंक्रोनस का मतलब है कि क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो पहला वाला हम एग्जांपल देखेंगे एसिंक्रोनस की, इसमें जो रीसेट है हमारा वो क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि डी फ्लिप फ्लॉप है, उसको जैसे ही मैं रीसेट का बटन प्रेस करता हूँ वो फौरन रीसेट हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा वाला है इसमें मैं रीसेट का बटन प्रेस करता हूँ, लेकिन जब तक क्लॉक का पॉजिटिव या नेगेटिव एज, ठीक है, जिस पे फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, वो नहीं आता तब तक वो रीसेट नहीं करेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, यानी कि रीसेट भी प्रेस करना है और पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक या नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक जो उस पे वो फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, उन दोनों में से कोई एक वो भी आना ज़रूरी है, फिर जाके हमारी वैल्यू रीसेट होगी। ठीक है, और उसके बाद जो विद एसिंक्रोनस रीसेट है और सिंक्रोनस इनेबल है। ठीक है, तो इसमें रीसेट वही एसिंक्रोनस होगा, यानी कि क्लॉक पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो इनेबल का बटन होगा वो क्लॉक पे डिपेंड करेगा। यानी कि इनेबल 1 होने के बाद क्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज आएगा, तब वो वैल्यू जो इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो पहले वाले को हम ज़रा देख लेते हैं कि पहले वाला का टेबल क्या है, और फिर हम उसकी कोडिंग देखेंगे, कोड किस तरह करना है हमने उसका वेरीलॉग में। तो हमने ये अभी बताया कि ये डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप में डी इनपुट होती है, क्लॉक इनपुट होती है और रीसेट इनपुट होगी। उसके बाद क्यू इसकी जो है वो आउटपुट होगी। अब ये एसिंक्रोनस रीसेट है, इसका मतलब क्या है कि रीसेट का बटन अगर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, क्लॉक पे वो डिपेंड नहीं करेगा, आउटपुट को ज़ीरो कर देगा, रीसेट कर देगा। उसके बाद क्लॉक रीसेट की वैल्यू ज़ीरो है, उसके बाद आउटपुट जो है वो आपकी क्यू है और इनपुट डी है। तो अगर मैं रीसेट ज़ीरो इन सब वैल्यू में, ठीक है, अगर मैं क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो प्रीवियस आउटपुट आएगी। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस आउटपुट आती है, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 रखें या 1 रखें, प्रीवियस वैल्यू आएगी हमारे पास। लेकिन वैल्यू कब चेंज होगी? जब हम पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक होगा, तब इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज करंट आउटपुट, और क्यू जो है वो प्रीवियस आउटपुट है। तो जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा, डी पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी करंट आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रीवियस आउटपुट है कि 0 पे भी प्रीवियस आउटपुट दिखाएगा, 1 पे भी प्रीवियस आउटपुट दिखाएगा। मतलब कोडिंग देख लें तो मैंने कहा था जी ये इसकी 3 इनपुट्स हैं, डी, क्लॉक एंड डी। ठीक है, तो रीसेट आ गई, क्लॉक आ गई और डी आ गई। इन सब की डाटा टाइप्स देखें तो वायर है। ठीक, और इनपुट की हमारे पास वायर ही होती है। अच्छा, आउटपुट की अगर आप देखें तो आउटपुट एक ही है, क्यू, और इसकी डाटा टाइप रेज है। ये कोई बता सकते हैं कि रेज कब लगाते हैं हम लोग? ये किसी को नहीं पता कि रेज कब डाटा टाइप लगती है? मैं बताया था आप लोगों को कि रेज कब लगाने हैं और सर वाइल कब। ऑलवेज ब्लॉक में हम रेज लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑलवेज ब्लॉक में जब हम ये राइट हैंड साइड पे अगर कोई चीज़ होगी तो उसका डाटा टाइप रेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज ब्लॉक के अंदर जो भी ये जो असाइन कर रहे हैं वैल्यू, जब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होगी, ये जैसे कि क्यू है, ये हमेशा रेज होनी चाहिए। ठीक है, इसका डाटा टाइप रेज होना चाहिए, अदरवाइज एरर जनरेट होगा हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि सिक्वेंशियल सर्किट्स
हमेशा नॉन ब्लॉकिंग में लगेंगे। तो यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग एलिमेंट्स जो है वो लगाया हमने, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग है कि ब्लॉकिंग वाला ब्लॉक करके रखता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता, अगले इंस्ट्रक्शन को जो है वो नहीं चलाता। और जो नॉन ब्लॉकिंग होता है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसको खैर हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये देखें कि हमारे पास जो है ये क्यू जो है वो रेज है। अच्छा, उसके बाद ऑलवेज ब्लॉक में आए एट, पॉज एज ए क्लॉक, पॉज ऑफ रीसेट। तो इसकी सेंसिटिविटी लिस्ट में दो चीज़ें हैं, एक क्लॉक है। पॉज एज का मतलब है पॉजिटिव एज ऑफ दिस, ठीक है, जो भी आगे सिग्नल देंगे। तो ये एक वैल्यू दी हुई है कि बेसिकली इस वैल्यू पे जब आएगी तो आपका जो है क्लॉक की ये वैल्यू आएगी, पॉजिटिव एज आएगा, तब ये ऑलवेज एक्सक्यूज मी ब्लॉक सर। के अंदर। जी सर आप कह रहे थे कि एज सिंक्रोनस में हम ये क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो अभी कंडीशन देखते दे हैं, रहे। देखते हैं कि कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है रीसेट क्लॉक पे। रीसेट की बात कर, नॉट पूरा सिस्टम। हम रीसेट वन करेंगे, फॉरन आउटपुट वन हो जाएगी, ठीक है। वो देखते हैं किस तरह होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, ठीक है। तो सेंसिटिविटी लिस्ट में आपको मैंने कहा था कि इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी या ये कंडीशन आएगी तो ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है। तो दो कंडीशंस हैं ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आना, या पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आ जाए या पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट आ जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आ गई, ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट करेगा जो कंडीशन बन रही हो। नीचे उसने दिया हुआ है इफ रीसेट। इसका मतलब है कि रीसेट की वैल्यू 1 होने पे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर रीसेट 1 है तो ये क्या करेगा, आउटपुट को 0 कर देगा। और अगर रीसेट 1 नहीं है तो 0 है, एल्स वाली कंडीशन पे आएगा और डी की वैल्यू क्यू को असाइन कर देगा, ठीक है। तो रीसेट पे 0 कर देगा क्यू की वैल्यू, और एल्स जो है वो डी जो है वो क्यू को असाइन कर देगा। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप है। अच्छा, अब आता है जी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का क्या चक्कर था, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस मैंने बोला कि रीसेट प्रेस कर देंगे, उसके बाद क्लॉक का वेट नहीं करेगा उसको रीसेट होने में, ठीक है। तो जैसे ही रीसेट हमने लेट्स सपोज 0 से 1 किया, ठीक है, 1 पे रीसेट करना है, 0 से जैसे ही 1 किया वो इधर आ जाएगा और इधर आके इसको रीसेट कर देगा। अब हमें क्लॉक नहीं चाहिए उसके लिए, रीसेट के लिए, ठीक है। अगर इसके हम वेव फॉर्म देखें तो वेव फॉर्म में हमारे पास ये रीसेट है जो कि यहाँ तक जो है वो 0 है और यहाँ के बाद 1 हुआ, ठीक है। तो 95 नैनो सेकेंड पे जाके 1 हुआ। उसके बाद ये क्लॉक चल रही है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास डी है जो कि कंटिन्यूसली 1 है हमारे पास आउटपुट इनपुट, ठीक है। और ये इस सिग्नल को छोड़ दें फिलहाल, क्या है, और ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। तो इनिशियली जो है इसने क्या किया, डी को 1 कर दिया और रीसेट को इसने 0 रखा। तो हमने देखा जी रीसेट की वैल्यू अगर 0 हो, ये नहीं है, ये वाला है, तो डी पे जो भी वैल्यू होती है वो क्यू पे आ जाती है ऑन पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, ठीक है। इससे पहले भी पॉजिटिव एज आया होगा, इसलिए जो भी डी की वैल्यू है वो क्यू पे रिफ्लेक्ट हो रही है या क्यू पे को असाइन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जी रीसेट में जैसे ही प्रेस करूँगा क्लॉक पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फौरन रीसेट कर देगा। तो रीसेट यहाँ पे आके मिडल ऑफ द क्लॉक उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। जैसे ही 1 किया आउटपुट क्या होगी, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। ये रीसेट में जहाँ पे भी प्रेस करूँ, क्लॉक के मिडल में करूँ, शुरू में करूँ, बाद में करूँ, वो फौरन रीसेट कर देगा अपने सर्किट को, वैल्यू 0 कर देगा आउटपुट की, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो सिंक्रोनस रीसेट है, ठीक है। सिंक्रोनस रीसेट में उसने यहाँ पे बता दिया कि रीसेट की वैल्यू 1 करने के बाद पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक भी चेक करना है,
पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा तो रीसेट होगी, अदरवाइज रीसेट नहीं होगी। बाकी जो है वो हमारे पास सेम है। तो अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो इसकी और उसकी कोडिंग में सिर्फ एक लाइन का फर्क है, बाकी तमाम कोडिंग सेम। ठीक है, इनपुट रीसेट है, क्लॉक है, डी है और क्यू है। यहाँ पे देखें सेंसिटिविटी लिस्ट में पहले रीसेट भी था और क्लॉक भी था। ठीक है, अब खाली क्लॉक कर दिया उसने, बाकी कोड सारा सेम है। तो इससे सिंक्रोनस कैसे हुआ? ये हुआ कि मैं रीसेट को 0 करूँ, 1 करूँ, वो इस ऑलवेज ब्लॉक में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक की सेंसिटिविटी लिस्ट में सिर्फ क्लॉक है, तो क्लॉक के पॉजिटिव एज पे खाली ये इस ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आएगा। तो रीसेट मैं कहीं भी 1 कर दूं, जब तक पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक नहीं आएगा वो रीसेट नहीं करेगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो यस ये सर। उसका, ठीक है, ये उसका जो है वो वेव डायग्राम है। तो इसमें वेव डायग्राम में अगर देखें तो ये डी है, क्लॉक है, रीसेट है और ये आउटपुट है। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे जो है पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे आपकी जो डी की वैल्यू थी वो ट्रांसफर हो गया है क्यू को। ठीक है, उससे पहले क्यू की अननोन वैल्यू थी, हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आके मिडल ऑफ द क्लॉक या बिल्कुल पॉजिटिव एज के बाद हमने क्या कर दिया, क्लॉक की वैल्यू रीसेट की वैल्यू 1 कर दी। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि फौरन रीसेट हो गया था यहाँ पे, अब रीसेट नहीं हुआ। अब ये जब तक पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे आके मिला उसे, तब तक वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, रीसेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रीसेट 1 ही रहा और यहाँ पे आके पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक मिला और इसने सर्किट को रीसेट कर दिया हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्क है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस रीसेट में। उसके बाद हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो विद एसिंक्रोनस रीसेट एंड सिंक्रोनस इनेबल आ गया। तो इसमें एक और इनपुट आ गई इनेबल, और रीसेट जो है वो एसिंक्रोनस ही है। ठीक है, यानी कि रीसेट जैसे ही प्रेस करूंगा वो 0 कर देगा उसको। ठीक है, तो रीसेट जैसे ही मैंने प्रेस की 1 किया, वो क्लॉक भी नहीं देख रहा, वो इनेबल भी नहीं देख रहा, उसने आउटपुट को 0 कर दिया। ठीक है, प्रीवियस इस तरह किया। जो फर्क आ रहा है वो इधर आ रहा है इनेबल पे। ठीक है, तो क्यू आउटपुट की वैल्यू वो पुरानी वाली ही रहती है जब तक मैं इनेबल को नहीं कर देता और पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक नहीं आ जाता हमारे पास। ठीक है, इनेबल करने के बाद मेरा पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा तो डी की वैल्यू ट्रांसफर होगी। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे आ, हम लोग इसका कोड कर सकते हैं। तो रीसेट है, क्लॉक है, इनेबल है, डी है और क्यू है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें एक इनपुट एक्स्ट्रा आ गई है इनेबल। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक और पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट पे मेरे इस ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। इनेबल क्या है, सिंक्रोनस ही है। ठीक है, सिंक्रोनस इनेबल है। तो इनेबल को इस वजह से हमने सेंसिटिविटी लिस्ट में नहीं रखा। तो लेट सपोज रीसेट के 1 होने पे ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आया और इसने रीसेट कर दिया। ठीक है, तो रीसेट कर देगा, और रीसेट की वजह से नहीं आया तो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक की वजह से आएगा। तो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक की वजह से अगर आया तो रीसेट क्या है, 0 है, तो ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। उधर आके फिर ये चेक करेगा एल्स इफ इनेबल, जब तक इनेबल 1 नहीं होता ये क्यू की वैल्यू डी में नहीं देगा। ठीक है, क्यू की पुरानी वैल्यू ही रहेगी, जो भी होगी 0 होगी या 1 होगी। तो इनेबल जो है वो इसमें पिन हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हम वेरीलॉग पे कोडिंग कर रहे हैं तो हमें इसका हार्डवेयर पता होना चाहिए। यार ये जो चीज़ हमने की है इसका कोई ना कोई हार्डवेयर जो है वो अब बनेगा। तो इसका जो हार्डवेयर है वो कुछ इस तरह का बना है। फ्लिप फ्लॉप तो हमारे पास वही होता है जो आम फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, डी पे वो आउटपुट पे सेंड कर देगा जब भी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक मिलेगा और रीसेट मिलेगा। तो इसके साथ जो है पीछे ये सर्किट आ गया जो कि डिसीजन लेगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसने जो इंटरमीडिएट सिग्नल है उसका नाम आर रेज रख दिया है, और इधर सॉरी आर नेक्स्ट रख दिया और इधर आर रेज रख दिया उसने।
ठीक है। और ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, जो कि इनेबल के साथ कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 0 होती है तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो आपके पास आर नेक्स्ट में चली जाती है, और इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो डी जो है वो आर नेक्स्ट में चला जाता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग सर्किट है ये हमारे पास। ये हमारे पास है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, वो जो मैं दिखा रहा था आपको। ठीक है, कि अगली स्टेट क्या होनी चाहिए ये जो सेव होगी, और ये हमारे पास है वो स्टेट रेज, जिसमें वैल्यू सेव होगी कि क्या वैल्यू है आई थी वो सेव होगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, और ये हमारे पास मेमोरी एलिमेंट है जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसको वेव फॉर्म को छोड़ दें, बड़ी कंफ्यूजिंग सी वेव फॉर्म है, इसमें लिखा भी नहीं हुआ चीज़ों का। तो अब ये जो सर्किट हमने बनाया है इसको हम और भी तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में आपको तरीका जो है वो बताया हुआ। तो इसमें हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसको हमने बनाना है, वही चीज़ है जो पिछले हमने बनाई है। पिछले में हमने कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल को मिक्स करके लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल अलहदा लिखेंगे, कॉम्बिनेशनल अलहदा लिखेंगे, आउटपुट अलहदा लिखेंगे। वो जो डायग्राम आपको हमने शुरू में दिखाई थी ये वाली, तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को अलहदा लिखेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप अलहदा बनाएंगे, और इस आउटपुट लॉजिक को हम लोग अलहदा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो इस सर्किट की जो इनपुट्स हैं वो लिखनी है आपने। ठीक है, तो इनपुट इसकी क्लॉक है, रीसेट है, इनेबल है और डी है। ठीक है, तो क्लॉक इनपुट आ गई, रीसेट आ गई, इनेबल आ गई, डी आ गई, और एक आउटपुट है वो है क्यू। ठीक है, अब इसने दो रजिस्टर, ये जो इंटरमीडिएट रजिस्टर हमें चाहिए थे, दो रखे हैं रेज टाइप। ठीक है, एक आर रेज रखा है, एक आर नेक्स्ट रखा है, जो नाम है ये नाम रखे हैं। और इसकी डाटा टाइप जो है वो रेज दी हुई है। रेज क्यों दी, क्योंकि हम ये इधर यूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो है ऑलवेज ब्लॉक में इधर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा था जी सिक्वेंशियल लॉजिक के लिए हमेशा ऑलवेज ब्लॉक ही यूज़ होगा। तो ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक है इसके लिए ये एक ऑलवेज ब्लॉक यूज़ किया हुआ है। तो ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक, पॉज एज रीसेट, वही पुराना वाला कोड। रीसेट हो तो आर एज की वैल्यू 0 करते, ये आर एज है। ठीक है, ये जो क्यू पे आ रहा है, आर एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एल्स जो है वो आर एच की वैल्यू, आर नेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वही होगी। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे। अच्छा, ये है हमारे पास इस चीज़ का। ठीक है, तो ये इनपुट्स आ गए, ये हमारे पास इंटरनल रजिस्टर आ गए, और ये हमारे पास जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप का या रजिस्टर का नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, सॉरी स्टेट रेज जो है उसका कोड आ गया। अब हमने बनाना है जी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, वो ये होती है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक। ठीक है, जो कि मेमोरी एलिमेंट से पहले लगी होगी। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में हमने क्या करना था, ये चीज़ करनी थी, अगर इनेबल की वैल्यू 0 आती है तो पुरानी वैल्यू आर एच की वैल्यू आर नेक्स्ट में चली जाएगी, और या आर नेक्स्ट, हाँ सॉरी, आर एच की वैल्यू आर नेक्स्ट में चली जाएगी, और अगर इनेबल 1 होता है तो डी की वैल्यू आर नेक्स्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आर नेक्स्ट की वैल्यू अपडेट होगी, डिपेंड करेगा इनेबल सिग्नल पे। ठीक है, तो इसको भी ऑलवेज ब्लॉक में कर दिया। ऑलवेज ब्लॉक में इसको कैसे लिखा, ऑलवेज एट स्टैटिक, और अगर इनेबल 1 है तो डी की वैल्यू आर नेक्स्ट पे चली जाएगी, और अगर इनेबल 0 है तो आर एच की वैल्यू आर नेक्स्ट पे चली जाएगी। ठीक है, ये वाली लॉजिक इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, और ये हमारे पास है आउटपुट लॉजिक, क्योंकि उसको भी एक अलहदा ऑलवेज ब्लॉक में कर दिया इसने। ठीक है, तो ऑलवेज ब्लॉक में एक्सक्यूज करने, मी सर। जी सर ये जो अगर हमारी एल्स की जो कंडीशन आ रही है ये कैसे लग रही है, एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा आप प्लीज़। ये इधर लग रहा है, देखा इनेबल अगर 1 होगा तो डी वैल्यू जो आर एच में चली जाएगी, और अगर इनेबल 1 नहीं है तो 0 होगा ज़ाहिर है। तो 0 पे क्या करना है हमने, आर रेज की वैल्यू आर नेक्स्ट को असाइन करनी है।
ठीक है, तो आर रेज की वैल्यू आर नेक्स्ट को असाइन हो जाएगी। ओके सर, समझ आ गई, थैंक यू। अच्छा, तो इस कोड को इस पार्ट में करने का मकसद ये है कि बेसिकली आपकी तमाम वो जो 3 स्टेट्स मैंने बताई थी वो अलग-अलग हो, ऑल दो आगे चल के हम इनको एक ही में लिखेंगे, लेकिन फ़िलहाल समझना चीज़ को आसान हो जाता है, इस वजह से हम लोग इनको अलग-अलग कर रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेट लॉजिक का पता चल जाए और स्टोरिंग एलिमेंट का पता चल जाए और आउटपुट लॉजिक का जो है वो पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट है जिसको हम स्टेट रेज भी बोलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है कि अगली स्टेट क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमने स्टोर करना है। ठीक है, और ये ऑल जो है वो आउटपुट लॉजिक है। इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं, आगे हम 2-3 एग्जांपल में देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीकों से भी किया होगा। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ऑलवेज सिक्वेंशियल सर्किट्स को हमेशा ऑलवेज ब्लॉक में करना है। ठीक है, ये 2 रूल्स अभी मैं जो पीछे बता के आया हूँ आपको कि नो अदर सोल्यूशन देन यूजिंग ऑलवेज ब्लॉक। सिक्वेंशियल सर्किट को ऑलवेज ब्लॉक में ही करना है। दूसरी क्या है, यूज ऑफ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ये वाली असाइनमेंट यूज करनी है। तो इस सर्किट में हमारे पास जो सिक्वेंशियल है वो ये वाली एलिमेंट है खाली। ठीक है, तो उसको देखें तो एक तो ऑलवेज ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा उसके साथ जो है ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट लगाई हुई है। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो है वो फ्लिप फ्लॉप बना देती है हमारे पास। अच्छा, और जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ब्लॉक करें, आप ऑलवेज ब्लॉक से भी कर सकते हैं, आप असाइन लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह होगा, वो कंडीशनल ऑपरेटर जो मैंने क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर था उससे कर सकते हैं कि इनेबल की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला आर एच पे चला जाएगा, और अगर 0 होगी तो ये वाला आर एच पे चला जाएगा। और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए आपको क्लॉक की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, इसलिए स्टैटिक लगा दिए कि जितनी इनपुट्स हैं वो तमाम इनपुट्स के चेंज होने पे ये आके चेक करेगा कि इनेबल 1 तो नहीं है। ठीक है, ऑल दो ये सिर्फ आर इनेबल भी नेक्स्ट पे जाएगा ना, आर एच पे तो नहीं जाएगा? आर नेक्स्ट पे जाएगा, सॉरी आर ओके। नेक्स्ट पे जाएगा, डी की वैल्यू आर नेक्स्ट पे जाएगी, आर रेज की वैल्यू आर नेक्स्ट पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको ऑलवेज ब्लॉक से बायर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशनल ऑपरेटर लगा के, और ऑलवेज ब्लॉक में भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो कॉम्बिनेशन लॉजिक होगी उसके लिए आपको ये ब्लॉकिंग असाइनमेंट लाजमी लगानी है, इधर नॉन ब्लॉकिंग नहीं लगा सकते। अगर हमने नॉन ब्लॉकिंग लगाई तो ये समझेगा कि फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो वो इधर भी वो एक फ्लिप फ्लॉप बना देगा जो कि हम नहीं चाह रहे। ठीक है, और ये भी बेसिकली कॉम्बिनेशन लॉजिक है, इसलिए इसको भी इसने क्या किया, इक्वल टू करके किया, जो कि ब्लॉकिंग असाइनमेंट होती है। ठीक, तो आपने जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं उनको खाली ब्लॉकिंग असाइनमेंट में करना है, नॉन ब्लॉकिंग में करना है, सॉरी, और जितने कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स होंगे उनको ब्लॉकिंग असाइनमेंट में करना है। ठीक है, ये इक्वल टू ब्लॉक कर देता है अगली असाइनमेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, जिसको ये चीज़ ओके। समझ आ गई उसको कोडिंग जो है वो बाकी इतनी ज़्यादा लॉजिक ही है वो आप बनाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट के अक्सर जो एरर्स होते हैं या जो गलत लिखी होती है वो यही लॉजिक लिखी होती है, वो यहाँ पे डाल देंगे या यहाँ पे नहीं डालेंगे और फिर एरर वार्निंग जनरेट होंगी आपके पास। ठीक है, उससे फिर आपका जो आउटपुट है वो सही नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दी। अब हम देखते हैं कि हमने ये पढ़ी थी कि 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। अ, तो हमने फ्लिप फ्लॉप देख लिया, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स, डी फ्लिप फ्लॉप्स देख लिए। अब हम रजिस्टर देखेंगे, उसके बाद हम रजिस्टर फाइल देखेंगे। तो ये जो रजिस्टर होते हैं ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर दें तो हमारे पास रजिस्टर बन जाता है। ठीक, कलेक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज रजिस्टर, सेम कोड बट अरे डाटा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो सारा कोड आपके पास वही है, डी फ्लिप फ्लॉप वाला है। सिर्फ जो चेंजिंग है वो ये है कि पहले जो इनपुट थी वो आपके पास
1 बिट की थी, ये D अब वो 8 बिट की हो गया। तो एक से ज़्यादा अगर हमारे पास बिट्स होंगी तो क्या बन जाएगा, रजिस्टर बन जाएगा। एक होगा तो फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आउटपुट भी जो है वो भी 8 बिट की हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये अरे ऑफ डाटा जो है हमारे पास 8 बिट का वो सेव होगा और हर एक बिट जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप सेव कर रहा होगा। तो टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप समझें कि हमारे पास बनेंगे इस केस में। ठीक है, वो लॉजिक बाकी देखें आप, कोई चीज़ चेंज नहीं है, सारी वही चीज़ है कि रीसेट के बाद हम क्यू को 0 कर दे और एल्स जो है वो डी की वैल्यू क्यू पे भेज दे। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस रीसेट के साथ है हमारे पास। इस तरह सिंक्रोनस और बाकी भी आप बना सकते हैं। अच्छा, रजिस्टर हो गया, उसके बाद आता है रजिस्टर फाइल्स, जिसको हम मेमोरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो रजिस्टर फाइल होता है कलेक्शन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो रजिस्टर बनाएगा। अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखा दूं, तो ये हमारे पास एक रजिस्टर बन गया। ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ जी 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट जो है वो टोटल हमारे पास सेव रहेंगे इस रजिस्टर में। ठीक है, तो जब हम इसी रजिस्टर का मल्टीपल कॉपी ले लेंगे तो हमारे पास वो रजिस्टर फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो यही रजिस्टर, अब मैं वो दरमियान वाली लाइन नहीं कह रहा, वो उसके मल्टीपल अगर रजिस्टर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर फाइल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं, रजिस्टर फाइल। वन इनपुट पोर्ट एंड वन और मोर आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारी यानी कि उसको वैल्यू राइट करवाने के लिए, ठीक है, ये इससे जो हमें इत्तेफाक नहीं करता। इनपुट भी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, हमारे पास ज़्यादा पोर्ट्स हो सकती हैं। उसके बाद राइट एड्रेस चाहिए होता है। और अच्छा सॉरी, ये सही है, हम एक वैल्यू एट अ टाइम लिखवा सकते हैं। वन इनपुट पोर्ट का मतलब है कि इसमें एक वक्त में एक वैल्यू लिखवा सकते हैं, लेकिन आउटपुट में एक या एक से ज़्यादा वैल्यू भी आउटपुट हम इकट्ठी करवा सकते हैं। ठीक है, वो वन पोर्ट या ड्यूल पोर्ट हमारे पास मेमोरी होती है। ठीक है, राइट कराते हुए वन पोर्ट और रीड कराते हुए जो है वो हमारे पास टू पोर्ट भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी राइट एड्रेस टू स्पेसिफाई वे टू राइट। तो इसमें एक पिन होगी मल्टीपल बिट की, जो कि राइट एड्रेस बताएगी किस एड्रेस पे आप राइट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक रीड एड्रेस होगा जो स्पेसिफाई करेगा कि किस एड्रेस से आप रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कोड है फाइल, रजिस्टर फाइल या मेमोरी एलिमेंट बनाने का। ठीक है, इसमें इसने इसकी ब्रेथ दी हुई है, यानी कि कितने डी फ्लिप फ्लॉप लगे हैं एक रजिस्टर में, इसने इसने 8 दिए हुए, 8। ठीक है, और पैरामीटराइज किया हुआ है इसने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 जो है वो इसके ये बी बता रहा है कि कितने बिट्स हैं, और W बता रहा है कि इसकी टोटल विड्थ कितनी है। तो टोटल विड्थ की इसने खाली बिट्स बताई हैं, आगे मैं कोड बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 4 डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक क्लॉक इनपुट है, राइट इनेबल है। राइट इनेबल मतलब कि जब ये 1 होगी तो राइट करेगा, अदरवाइज रीड करेगा। ठीक है, और राइट करने के लिए राइट इनेबल को 1 करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप डाटा भेजते रहे वो राइट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप डाटा भेज के एड्रेस भेजेंगे कि इस एड्रेस पे ये वाला डाटा करना है, उसके बाद इनेबल 1 कर देंगे तो वो उस एड्रेस पे डाटा राइट करवा देगा। उसके बाद इनपुट वायर जो है वो W-1, W की वैल्यू थी 2, 2-1 मीन्स 1, 0 से लेके 1, टोटल 2 बिट्स। तो जो आपके पास राइट एड्रेस है और रीड एड्रेस है ये 2 बिट का है। ठीक है,
2 बिट्स है, ये इसके पास 2 बिट्स है। उसके बाद जो डाटा बता रहा है वो b-1 है। b-1 जो है वो 7 बनता है, तो 0 से 7 जो है वो 8 बिट बनता है। ठीक है, तो डाटा जो राइट करना है वो भी 8 बिट का है, डाटा जो रीड करना है वो भी 8 बिट का है। ठीक है, तो जो रीड वाला है वो आपकी आउटपुट है, यानी कि उसने मेमोरी से आउटपुट करेगा, इसलिए आपके सिस्टम से वो एज आ आउटपुट यूज हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो आपने मेमोरी एलिमेंट बनाया हुआ। ठीक है, इस मेमोरी एलिमेंट सबसे पहले ये बताया कि रजिस्टर की उसकी बिट्स कितनी होगी। ठीक है, वो क्या है t-1 यानी कि 7 तक। ठीक है, ये होगा। उसके बाद वो बता रहा है कि कितनी होंगी फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ये इसने किया 2⁻w-1। ठीक है, 2⁻w-1, ये समझे इस तरह लिखा हुआ है। 2⁻w होता है जी हमारे पास w है 2, 2⁻2 4, 4-1 3, तो 0 से लेके 3 तक, यानी कि टोटल 4 लोकेशंस होंगी हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मेमोरी एलिमेंट बनेगा। हर मेमोरी एलिमेंट जो है वो 8 सॉरी मेमोरी एलिमेंट होगा, उसमें टोटल एक लोकेशन पे 8 बिट सेव होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट सेव होंगी, और इस तरह की 4 होंगी हमारे पास। ठीक है, 4 होंगी। तो ये जो ये W बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है इसको एक्सेस करने के लिए। तो इसको एक्सेस करने के लिए 2 बिट्स रिक्वायर्ड है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोड देखते हैं कि इससे डाटा रीड कैसे करना है, इस पर डाटा राइट कैसे करवाना है। तो ये वो बता रहा है एड्रेस लोकेशंस 2⁻w रजिस्टर ईच हैज b बिट्स। तो हमारे पास ये ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक आ गया। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं जी इफ राइट इनेबल जो है वो हमारे पास 1 हो। अच्छा, मैं क्लियर कर दूँ ताकि, अच्छा अब ये ऑलवेज ब्लॉक है टू सेव वैल्यू। ठीक है, और वो पॉजिटिव है जब तक क्लॉक पे ही राइट करेगा उसमें। तो हमने कहा जी पॉजिटिव है जब तक क्लॉक जब भी आए, अगर राइट इनेबल 1 हो तो क्या करना है, मेमोरी की इस एड्रेस पे ये वाला डाटा राइट करवाना है। ठीक है, तो ये डाटा राइट है, ये हम इनपुट देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी डाटा राइट है जी 0 1, तो वो सॉरी एड्रेस जो है वो 0 1 है, और डाटा 8 बिट का कोई डाटा 0 1 जो भी है 8 बिट का 1 0 एंड में आता है इसका। तो ये डाटा जो है वो हम जो है वो इधर देंगे 8 बिट का, और वो मेमोरी की जो लोकेशन यहाँ पे देंगे उधर वो जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिकोडर बोलते हैं बेसिकली हम। तो ये हमारे पास वैल्यू सेव करवाएगा, और ये जो है हमारे पास वो रह गया रीड करने के लिए। तो रीड करने के लिए तो हमें सिक्वेंशियल लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, हम खाली उससे रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए उसने अरे और ये राइट रीड एड्रेस बताएगा कि कौन सा एड्रेस है। ठीक है, वो आपके पास 2 बिट का कोई एड्रेस होगा, लेट्स सपोज ये 0 1 ही मैं कहता हूँ, यहाँ से रीड करके लाओ, और तो वो आर डाटा में वो एड्रेस डाल देगा। आर डाटा हमारे पास आउटपुट है। तो एक मेमोरी एलिमेंट है जिससे हमारे पास यहाँ पे डाटा रीड हो रहा है और यहाँ पे डाटा राइट हो रहा है। ठीक है, और ये ऑलवेज ब्लॉक के बाहर है, ये जो साइन लिखा हुआ है ऑलवेज ब्लॉक यहाँ से इतना ही है। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक का बिगिन एंड नहीं है और खाली एक इफ है, तो इफ इज वन स्टेटमेंट। ठीक है,
तो ये एक स्टेटमेंट ही है, ऑल दो इफ के अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखी हो वो एक इफ जो है वो वन स्टेटमेंट कराती है, ठीक है। ये हायरार्की बेसिकली इस तरह चलती है हमारे पास। तो ऑलवेज ब्लॉक में एक ही है, इफ है और उसी को उसने करना है, इसलिए उसने बिगिन और एंड नहीं लगाया, ठीक है। अगर यहाँ पे बिगिन और एंड लगा दें तो ज़्यादा फीजिबल होगा, रीडेबल होगा और होगा। यहाँ पे बिगिन लगाना और यहाँ पे एंड लगाना है। ये अभी मेरे पास माउस नहीं है, इस वजह से मैं पैड से ही कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कुछ सही लिखा नहीं जा रहा। तो ये आपके पास सिक्वेंशियल लॉजिक है और ये हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। मेमोरी से रीड करते हुए हमें क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऑल्दो कुछ मेमोरीज होती हैं जो कि क्लॉक डिपेंडेंट रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करवाती हैं। हमने जो मेमोरी बनाई है वो रीड तो क्लॉक पे करेगी, लेकिन राइट जो है वो क्लॉक पे सॉरी राइट जो है वो क्लॉक पे कर रही है, लेकिन रीड जो है वो एसिंक्रोनस कर रही है, क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रही है हमारे। तो यहाँ पे जब क्लॉक लगी तो आपने ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट लगानी है, और क्लॉक अगर नहीं है तो ये खैर असाइन स्टेटमेंट है, इसको हम कंटिन्यूस असाइनमेंट बोलते हैं। तो कंटिन्यूस असाइनमेंट है ये, ठीक है। इसमें किसी को कुछ चीज़ ना समझ आ रही हो? नो सर, क्लियर। इसके बाद हम सिंपल डिज़ाइन एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आ जाता है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में हमारे पास इसने दो टाइप्स का बताया है, तीन टाइप्स हैं। एक है फ्री रनिंग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। फ्री रनिंग का मतलब है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो चलता रहेगा ठीक है। और शिफ्ट का मतलब है कि वो एक एक वैल्यू शिफ्ट करता रहेगा, एक एक वैल्यू निकालता रहेगा। वो निकालेगा कहाँ से? एस आउट से एक वैल्यू निकलेगी, एस इन से एक नई वैल्यू एंटर होगी, ठीक है। और बाकी तमाम जो है वो इस साइड पे शिफ्ट होंगी, ठीक है, राइट शिफ्ट होंगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें फिक्स है, राइट शिफ्ट है, इधर से वैल्यू निकलेगी और इस साइड से वैल्यू इंटर होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये उसने रजिस्टर ले लिया जिसका नाम उसने आर रेज रख दिया, और आर नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट स्टेट होगी, ठीक है। तो ये रजिस्टर में वैल्यू जो भी होगी उसको एक शिफ्ट देना है, और वापस आर नेक्स्ट से हम सेव करवा लेंगे पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक में, आर एज में, ठीक है। शिफ्ट कराएंगे, आर नेक्स्ट में सेव कराएंगे, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है वो वापस आर एज में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है और यहाँ से एक वैल्यू इंटर करनी है। तो इसलिए ये दो रजिस्टर लिए, एक करंट स्टेट को बताएगा, एक अगली स्टेट क्या होनी चाहिए वो बताएगा हमारे पास ये वही जो मैंने कहा कि ये तो होता ही है हमारे पास, कि जो फ्लिप फ्लॉप बनाएगा जो रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर रखेगा। पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट, रीसेट हो तो आर एज को जीरो कर दे, एल्स आर नेक्स्ट की वैल्यू आर एज में डाल दे, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि आपने करना होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है और ये आउटपुट लॉजिक है, ठीक है। और ये स्टेट लॉजिक है वो जो हमने डायग्राम में देखी थी। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में आपने, मैंने कहा था जी इधर से एक बिट निकालनी है, तो ये देखें जीरो वाली बिट यहाँ पे नहीं है, ये अब इसने कॉन्केटिनेशन की, ये जोड़ी हुई है। किस किस को जोड़ा है? एक तो एस इन को जोड़ा है, ठीक है, ये वाली एस इन, और इसको इस साइड पे रखा है, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इधर से वैल्यू एंटर होनी है, ठीक है। तो इसको जोड़ेगा, और आर रेज जो हमारे पास ये जो पूरा रजिस्टर है, इस रजिस्टर की सेवंथ बिट से उठाएगा, एन की वैल्यू है 8, 8 माइनस वन, इधर से 7 से, 7 से जाएगा 1 तक, इधर तक, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये जीरोथ वाली वैल्यू जो है ये नहीं उठाएगा, ये वाली वैल्यू किसको देगा? ये वाली वैल्यू आउटपुट को दे रहा है, एस आउट, ठीक है। तो आर रेंज की जो जीरोथ लोकेशन पे वैल्यू है वो एस आउट को दे रहा है। अब ये देखें, इधर नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है उसने असाइन के थ्रू की हुई है, और आउटपुट लॉजिक भी असाइन के थ्रू की हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन लॉजिक्स हैं दोनों, इनको आप असाइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक है इसको आप असाइन के थ्रू नहीं कर सकते, इसको हमेशा ऑलवेज ब्लॉक में एंड सेकंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट लगेगी
ठीक है। तो ये इसने एग्जांपल में ये बताया कि 1 अगर एस इन में आ रहा है तो क्या होगा कि ये तमाम बिट्स जो है एक इस तरफ शिफ्ट होंगे और एस इन ये जो एस इन है ये इधर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट साइकिल में ये जो 0 था यहाँ पे वो बाहर चला गया और बाकी तमाम बिट्स जो है एस इन समेत जो है वो इसके आर एज में आ गई। ठीक है। क्योंकि हम ये यहाँ से उठा के यहाँ तक ये सबको उठा के हमने वापस इस जगह रखा है। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास एंड एस एन जो यहाँ पे आ रहा था वो उठ के इधर आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। ठीक है। ये था फ्री रनिंग शिफ्ट रजिस्टर जो कि कंट्रोल नहीं है, इसने चलते रहना है और कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है। शिफ्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा या रीसेट होगा। अच्छा, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने राइट शिफ्ट कराना है, लेफ्ट शिफ्ट कराना है या हाल्ट करना है, वहीं पे रुकना है। ठीक है। या एक नई वैल्यू लोड करवानी है। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में होते हैं। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं और वो किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे। तो सिंपल एक मक्स लगा देंगे हम लोग। अच्छा, अब पहले इसकी इनपुट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनपुट्स हैं। क्लॉक है, रीसेट है, कंट्रोल है। ठीक है, ये वाली कंट्रोल, और डी है जो कि 8 बिट का है, और एक क्यू है जो कि 8 बिट का है। अच्छा, अब ये डी जो है ये बेसिकली बाहर से हम कोई वैल्यू भेजेंगे। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 बिट की वैल्यू है। ठीक है। तो हम जब चलो आगे बताता हूँ। तो कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जब कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 0 होगी तो आर एज की वैल्यू, ये जो आर एज है इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू दोबारा आर नेक्स्ट में आएगी और वही अपडेट करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन लॉजिक है, ये वाली यहाँ तक आर नेक्स्ट तक, और इसके आगे ये सिक्वेंशियल लॉजिक है। तो सिक्वेंशियल लॉजिक में हमने कहा जी ये आर एज की वैल्यू 0 होगी अगर रीसेट होगा, और एल्स वाइज आर नेक्स्ट की जो भी वैल्यू होगी आर एज में चली जाएगी। ठीक है। आर नेक्स्ट की जो भी वैल्यू होगी आर एज में चली जाएगी। अब हमारा काम ये है कि आर नेक्स्ट क्या होगा, ये किस तरह बनाएंगे। तो ये इसने एक ऑलवेज ब्लॉक में यहाँ पे बना दिया। तो आर नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो कंट्रोल के सिग्नल पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे उसने केस लगा दिया। तो केस लगाया कंट्रोल पे। अगर कंट्रोल की वैल्यू 0 होती है तो आर नेक्स्ट की वैल्यू आर रेज पे जो भी है वो आ जाएगी। ठीक है। तो ये देखें, तो आर रेज की वैल्यू जो है आर नेक्स्ट पे आ जाएगी। दूसरा है कंट्रोल की वैल्यू 0 1 होती है तो ये लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट मीन्स के इसकी 6 से यहाँ तक वैल्यू उठाएगा और उसको आगे शिफ्ट कर देगा, और ये जो 7th है इसको ख़त्म कर देगा, ये ख़त्म हो जाएगी। और डी जो हमारे यहाँ है उसकी 0th वैल्यू जो है वो इसमें इंटर कर देगा। तो डी 0 और इसकी ये वाली 6 वैल्यू मिला के वो आर नेक्स्ट करेगा, और आर नेक्स्ट अगली दफ़ा आर रेज में चला जाएगा हमारे पास। तो वो तमाम चीज़ें जो है हमारे पास शिफ्ट होकर इधर आ चुकी होंगी डी 0 के समेत। ठीक है। तो उसका कोड किस तरह लिखा हुआ है इसमें, उसका कोड इसने कॉन्केटिनेशन की हुई है। ठीक है। तो n-2 किया। n-2 मीन्स कि n की वैल्यू है जी 8, 8 - 2 होता है 6, तो 6 डाउन टू 0 जाएगा। तो 6 यहाँ से शुरू होता है, इससे 6 से 0 की तरफ जाएगा, और यहाँ पे D0 है। ठीक है। तो ये पोजीशन आपने देखना है कि D0 यहाँ से इंटर होना चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो इंटर हो रही है, ये 0th वाली वैल्यू। ठीक है। यहाँ से LSB से जो है वैल्यू है वो नई आ रही है, और MSB वाली एक वैल्यू जो है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे जो 7th लोकेशन थी वो ख़त्म करके 6th लोकेशन पे ले गया। 7th जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 0 करते हैं तो ये राइट शिफ्ट होना चाहिए, इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, उस केस में D7 यहाँ से इंटर होगा, और इसकी 1 से लेके 7 तक वैल्यू आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखें तो DN-1 यानी कि D7। ठीक है। n की वैल्यू 8 है, ये यहाँ पे लिखी है n की वैल्यू। ठीक है। तो 7 जो है वो इंटर होगा, D की
और आर रेज की 7 से लेके 1 तक देंगे, ये 0 वाली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगली दफ़ा जब आएगा तो वो ये इसको करके आर एच की वैल्यू अपडेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल की वैल्यू अगर 1 1 रहती है तो एक नई वैल्यू जो बाहर से हम इनपुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वो आर नेक्स्ट को दे देगा। ठीक है, तो आर नेक्स्ट पे जो है वो हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो आर नेक्स्ट पे चली जाएगी। इसको इसने डिफ़ॉल्ट में डाल दिया। ठीक है, हमने कहा था जी फुल केस बनाना है, इस वजह से इसने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। ऑल दो 2 भी 1 1 भी कर सकता था, लेकिन हम मोस्टली करते हैं कि जो आखिरी वैल्यू होती है उसको डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं, या इसके अलावा जो कंडीशंस होती हैं उनको डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं, ताकि कोई अननोन वैल्यू में हमारा जो है वो सर्किट ना फंस जाए। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी वैल्यू आई, वो जेड आई एक्स आई जो मर्जी वैल्यू आई, वो डिफ़ॉल्ट वाला चला देगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट लाजमी केस में लगाना होता है। अच्छा, उसके बाद आउटपुट को जो है वो आर रेज की जो भी वैल्यू है वो क्यू को असाइन कर रहा है, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्यू है यहाँ पे। तो यह जो आर रेज की वैल्यू है ये ही क्यू को असाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वो नहीं कर रहा कि यहाँ से जो निकल रहा है उसको नहीं छेड़ रहा, ये कहता है जी जो आर एच बन रहा है पूरा का पूरा वो आपका आउटपुट है। ठीक है, ये अपनी लॉजिक जो है वो हो सकती है। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? सर आज के लिए बहुत है। ठीक जी, आज वो के सर लिए क्लियर है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। तो असाइनमेंट की वैसे मैंने डेट जो है ना वो आगे कर दी है, कल आप सबमिट करवा दीजिएगा असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट में थैंक यू किसी को कोई इशू तो नहीं है? ओके सर, शुक्रिया सर। असाइनमेंट में इशू? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आपने असाइनमेंट में कहा था कि रियल और इमेजिनरी दो आपने नंबर्स लेने हैं ना सर। जब उनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इमेजिनरी इनटू इमेजिनरी रियल तो आता है, लेकिन साथ में सर माइनस साइन भी आता है, क्योंकि जे क्रॉस जे इज इक्वल टू -1। तो वो माइनस हम इंक्लूड करें या जो नंबर आ रहा है बस उसी को रहने दें? नहीं, माइनस इंक्लूड करेंगे। मतलब सर माइनस इंक्लूड करने का मतलब है कि उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, टूज नहीं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं, उस नंबर का नेगेटिव वैल्यू लेनी है उसका, यानी कि जहाँ पे आप ऐड करवा रहे होंगे, देखो ना, अब दो नंबर आपके पास अगर बने हैं तो दो रियल बनेंगे और दो इमेजिनरी बनेंगे, ऐसे ही है। तो मीन्स मंथ सर जब हम रियल्स को ऐड करा रहे होंगे तो वहां पे हम वो इमेजिनरी का जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करा देंगे। माइनस करवा देंगे, बिल्कुल। ठीक हो गया सर। तो यही है, और कोई सवाल? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि हम बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन लाजमी है अगर हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स निकाल रहे हो तो कोई इशू तो नहीं है सर? बाइनरी में डेसिमल में वही ना, वो तो फिर तरीका आपको जो है ना वो आना चाहिए, जो मैंने डिवाइड वाला बताया था, फ्रैक्शन पार्ट जो है वो डिवाइड करेंगे। जी सर, वो उसी तरीके से सर, वो मैं साथ साथ बाइनरीज भी उसकी चेक कर रहा होता हूँ, तो सर बस, इशू तो नहीं कोई अगर डेसिमल में? नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आंसर मैच ओके सर, करना चाहिए थैंक एंड यू। वाले। जी सर, वो साइलेंस से मैच कर। बस यही है, आप इनपुट बाइनरी में दें डेसिमल में दें, उसका इशू नहीं है। ओके सर, ओके। अच्छा, तो चलो मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ, फिर हम क्लास करेंगे।
चलिए, मोहम्मद ताहा, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। असद अली, असद अली है। प्रेजेंट सर। फरजीन, प्रेजेंट सर। अमाद, प्रेजेंट सर। हसनैन, प्रेजेंट। मनाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस नहीं है। नबील, यस सर। वलीद, हमजा, प्रेजेंट सर। हमजा है। यस सर। सामा, प्रेजेंट सर। जीशान, एक्सक्यूज मी सर, 046 प्रेजेंट सर। 046। अच्छा वो एंड में बताना मुझे। जीशान हो गया। यस सर प्रेजेंट। अच्छा उसके बाद बिलाल, सर। वकार, प्रेजेंट सर। हमजा खान, यस सर। नवीद, नवीद वसीम, प्रेजेंट सर। अनस, एक्सक्यूज मी सर, अनस को आज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, इस वजह से उसने क्लास में नहीं आ सर सका। नवीद प्रेजेंट मैसेज एब्सेंट। कर रहा था। अच्छा उसके बाद अरसलान, प्रेजेंट सर। मोमिन, मोमिन आदिल, प्रेजेंट। मोमिन तो नहीं आवाज। 169 सर प्रेजेंट। मोमिन अच्छा। आदिल। हाफिज, प्रेजेंट सर। अच्छा अहमद, प्रेजेंट सर। अच्छा और कौन अभी आया? सर 046। 046। ठीक है जी, हो गई अटेंडेंस। ठीक है जी, फिर एक्सक्यूज मी इंशाल्लाह। सर। जी जी। सर वलीद भी आ गया। 6 की अटेंडेंस लगा दे। सर वो किसकी? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है वाला। जी सर। अच्छा ठीक है, हो गई अटेंडेंस। फिर इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।